Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you are absolutely ready for a new, very exciting chapter. आज हम हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ में जो फ़ोन है, आप जो कपड़े पहनते हैं और जो खाना आप खाते हैं, वो सब आप तक कैसे पहुंचा। Yes, we're talking about chapter number 8, इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी उद्योग और व्यापार। बच्चों, ये आज़ाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। हम आर्थिक गुलामी से निकलकर आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की तरफ कैसे बढ़े, ये पूरी कहानी इस चैप्टर में है। सो विद फुल एनर्जी चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का मिशन। स्क्रीन पर देखिए, दिस इज आवर प्लान ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम जाएंगे देश की नींव, उसकी फाउंडेशन पर, विच इज एग्रीकल्चर। फिर हम चलेंगे उन फैक्ट्रीज की दुनिया में जिन्होंने इंडिया का चेहरा ही बदल दिया, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अच्छा, इन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आया, वो हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में। उसके बाद वी विल एक्सप्लोर इंडिया के 2 यूनिक एसेट्स, समुद्र की दौलत फिशरीज और हमारी विरासत टूरिज्म। फिर हम समझेंगे कि ये सारा सामान देश और दुनिया में कैसे पहुंचता है थ्रू द नेशंस ट्रेड। और एंड में एक पावर पैक्ड रिकैप, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, एग्रीकल्चर। बच्चों देखो, जैसे एक बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव यानी उसके फाउंडेशन पे डिपेंड करती है, वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी की बिल्डिंग हमारी कृषि यानी एग्रीकल्चर पर खड़ी है। दैट्स वाई इसे बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। सच में इसके बिना देश खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आइए इस बैकबोन की पूरी स्टोरी को समझते हैं, फ्रॉम ओल्ड स्कूल फार्मिंग टू हाई टेक एग्रीकल्चर। ये स्लाइड इंडिया की खेती की 2 तस्वीरें एक साथ दिखाती है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक तरफ लेफ्ट में देखिए है हमारा ट्रेडिशनल या पारंपरिक तरीका। यहाँ किसान का सबसे बड़ा साथी कौन है? उसके बैल, द बुलक्स। हल चलाने से लेकर सारे मुश्किल काम ये जानवर करते थे। दिस इज अ ट्रेडिशन। और राइट साइड में देखिए, ये है आज का मॉडर्न इंडिया। यहाँ किसान का साथी है लोहे का आधुनिक बैल यानी ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीन्स। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सब कुछ बूम स्पीड से होता है। टेक्स्ट बुक की पहली लाइन यही कहती है कि इंडिया में पास्ट और फ्यूचर एक साथ चल रहे हैं, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। अब ये पॉइंट दिमाग में अच्छे से बिल्कुल परमानेंटली सेट कर लीजिए। दिस इज एन एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन। ये चार्ट देखिए, इसमें एक नंबर लिखा है 70%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया में 10 लोगों से मिलेंगे तो उनमें से 7 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर डिपेंड करते हैं। 70%। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। और गांव में खेती अकेले नहीं होती, उसके साथ साथ चलता है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस बकरी पालना। ये खेती का कोई साइड बिजनेस नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी हिस्सा है। और 70% पॉपुलेशन में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है महिलाओं का। बच्चों, ये लाइन दिल से समझिए। इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर महिलाओं का पार्टिसिपेशन पुरुषों के बराबर है। दे आर ट्रूली दी अनसंग हीरोज ऑफ आवर फील्ड्स। बीज बोने, पौधे लगाने, फसल काटने, हर काम में वो बराबर के हिस्सेदार है। ये इंडियन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे एग्रीकल्चर की बैकबोन में आधा योगदान महिलाओं का है। सो आखिर हमारे किसान उगाते क्या हैं? व्हाट डू दे ग्रो? इंडिया में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये हमारी प्लेट का मेन मेन्यू है। जवार, व्हीट यानी गेहूं जिससे आपकी रोटी बनती है, राइस यानी चावल, पल्सेस मतलब ऑल द वैरायटी ऑफ दाल्स, और ऑयल सीड्स जैसे सरसों या मूंगफली जिससे हमारा कुकिंग ऑयल बनता है। ये सब हमारी बेसिक फूड नीड्स को पूरा करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ कनेक्ट होता है। देखिए, किसान सिर्फ खाने की चीजें नहीं उगाते, वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी उगाते हैं। इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। जैसे ऊपर देखिए, खेत में उगी कॉटन यानी कपास फैक्ट्री जाकर बनती है क्लॉथ यानी कपड़ा, और नीचे खेत का शुगर केन यानी गन्ना फैक्ट्री जाकर बनता है शुगर यानी चीनी। यही है द फार्म टू फैक्ट्री लिंक। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कच्चा माल देता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन। अनाज और कैश क्रॉप्स के अलावा इंडिया में ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज आ गई हैं जो इनको प्रोसेस करती हैं। जैसे आप मार्केट में टमेटो केचप या मैंगो जूस के पैकेट देखते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही बनाती हैं।
इससे क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब नहीं होते, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और किसानों को भी अच्छा पैसा मिलता है। इट्स अ विन-विन सिचुएशन। सो द बिग क्वेश्चन इज, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये स्लाइड देखिए। ये सरकार का 5 स्टेप एक्शन प्लान है। स्टेप 1, पैसा। रूरल बैंक से सस्ते लोन्स ताकि किसान बीज खाद खरीद सकें। स्टेप 2, ज्ञान, नॉलेज। पंचायत समितियां किसानों को ट्रेनिंग के लिए बेचती हैं, मीटिंग्स करवाती हैं। स्टेप 3, सामान, दी एक्चुअल सप्लाईज। सही औजार, अच्छे बीज और फर्टिलाइजर्स किसानों तक पहुंचाना। स्टेप 4, स्पेशल स्किल्स। सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी की जांच, पिसिकल्चर यानी साइंटिफिक तरीके से मछली पालन, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, इन सब की स्पेशल ट्रेनिंग। एंड स्टेप 5, स्टोरेज। फसल को बारिश और चूहों से बचाने के लिए वेयर हाउसेज यानी गोदाम बनाने में मदद। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? द रिजल्ट? बच्चों, दिस लाइन इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज। हम फूड प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। इसका मतलब है आत्मनिर्भर। एक समय था जब आज़ादी के बाद हमें अनाज के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, और आज हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दिस इज रियल प्रोग्रेस। और ये आत्मनिर्भरता आई कैसे? नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज से। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी पाइप से सीधा पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके जाता है। इससे एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं होता। और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी बिना केमिकल वाली खेती। इससे हमारी ज़मीन भी हेल्दी रहती है और हमारा खाना भी। यही है द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग। ओके, खेत की कहानी हमने देख ली, अब चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। सेक्शन 2, सरकारी औद्योगिक नीति। जैसे देश को चलाने के लिए एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही देश की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट होता है। उसी प्लान को कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आज़ादी के बाद इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे खड़ा किया, आइए उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था द 4th 5-year प्लान, जिसका टाइम था 1969 से 1974। आज़ादी के बाद इंडिया बहुत गरीब था, तो सरकार ने 5-5 साल के प्लान्स बनाए कि हम पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। इस चौथे प्लान में सरकार ने कुछ खास इंडस्ट्रीज पर फोकस करने का फैसला किया ताकि इकोनॉमी को एक जोरदार पुश मिल सके। तो वो खास इंडस्ट्रीज कौन सी थी? लेट्स थिंक अबाउट इट। एक नए देश को क्या चाहिए? पेपर, ताकि बच्चे पढ़ सकें, देश लिटरेट बने। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, ताकि लोग हेल्दी रहें। मोटर ट्रैक्टर, ताकि ट्रांसपोर्ट मॉडर्न हो और खेती में मशीन यूज हो। टेक्सटाइल, कपड़ा, विच इज़ अ बेसिक नीड। फूड प्रोसेसिंग, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और इनके साथ साथ ऑयल, कलर और शुगर। द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन थिंग्स दैट वर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस। अब इसी प्लान के दौरान 1970 में एक नई पॉलिसी आई। उसने कहा कि अगर किसी फैक्ट्री में 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग कहलाएगी। बच्चों, आज 5 करोड़ शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन 1970 में ये बहुत अ वेरी ह्यूज अमाउंट थी। ये आसमान छूने जैसी बात थी। ये नंबर एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? सरकार ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंट्रोल के लिए रिजर्व्ड नहीं है, उनमें बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज जैसे टाटा, बिरला और फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। सरकार का प्लान सिंपल था, जहां हम खुद पैसा नहीं लगा सकते, वहां प्राइवेट कंपनीज को मौका दो ताकि देश का विकास रुके नहीं। इट वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन। तो क्या ये पॉलिसी काम की? क्या ये कामयाब हुई? ये नंबर देखिए, ये इसका रिपोर्ट कार्ड है। 1970 की पॉलिसी के बाद सिर्फ 2 साल में, बाय द एंड ऑफ 1972, इंडिया में 3,18,000 नई स्मॉल इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुई। दिस वाज लाइक अ स्मॉल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इससे लाखों लोगों को नौकरियां मिली और देश में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। अ फैंटास्टिक रिजल्ट। फैक्ट्रीज तो बन गई, लेकिन इनको चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा? वेल, वो आएगा जमीन के नीचे से और जमीन के ऊपर से। सेक्शन 3, प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो खजाना है जो नेचर ने हमें दिया है और जिसके बिना कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, आयरन यानी लोहा और कोल यानी कोयला। क्यों? क्योंकि हर मशीन, हर फैक्ट्री, हर पुल लोहे से बनता है
और उन सबको चलाने की एनर्जी कोयले से मिलती है। दे आर लाइक बॉडी एंड सोल। और खुशी की बात यह है कि इंडिया में इन दोनों के और साथ में मैंगनीज और मिनरल ऑयल के भी एडिक्वेट स्टोर्स यानी काफ़ी अच्छे भंडार मौजूद। जमीन के नीचे के खजाने के बाद अब बात करते हैं जमीन के ऊपर के खजाने की, हमारे जंगल यानी फॉरेस्ट्स। सरकार ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व किया है ताकि वहां से इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता रहे और जंगल भी बचे रहें। और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल, स्टेट और लोकल लोगों सबकी है। और इन जंगलों से क्या कुछ नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी, पेपर, सिल्क, माचिस, जड़ी बूटियां, शहद, पूरी लिस्ट है। सो मेनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन आवर फॉरेस्ट। अब आते हैं दो ऐसे सेक्टर्स पर जो इंडिया के यूनिक गिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 4, फिशरीज एंड टूरिज्म। एक सेक्टर यूज करता है हमारी हजारों किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन और नदियों को, और दूसरा यूज करता है हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को। आइए इन दोनों इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले फिशरीज यानी मत्स्य उद्योग। इट्स क्वाइट सिंपल। दो तरह की होती हैं। एक है सी वाटर फिश जो समुद्र के खारे पानी से पकड़ी जाती हैं, और दूसरी है फ्रेश वाटर फिश जो नदी, तालाब, झील के मीठे पानी में मिलती हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज इंडिया इन दोनों में ही बहुत रिच है। इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक 3 पॉइंट सपोर्ट सिस्टम बनाया है। पहला, हार्बर्स यानी बंदरगाह जहां मछुआरे अपनी बोट्स को सेफली पार्क कर सकें। दूसरा, फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स। ये एक तरह की फिश नर्सरीज हैं जहां मछली के अंडों से बच्चे तैयार किए जाते हैं। और तीसरा, ट्रेनिंग सेंटर्स जहां मछुआरों को मॉडर्न टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि उनकी सेफ्टी और इनकम दोनों बढ़े। अब बात करते हैं टूरिज्म की। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो वो क्या देखने आता है? हमारी ऊंची बिल्डिंग्स? नो, वो देखने आता है हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारी विरासत। यहाँ हर धर्म के पूजा स्थल हैं, तीर्थ स्थान हैं, नदियों का संगम है, बड़े बड़े किले हैं, हजारों साल पुरानी गुफाएं हैं। देयर इज सो मच दैट पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड कम टू विजिट ऑल ईयर राउंड। और जब एक टूरिस्ट आता है तो वो अपने साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार लाता है। इसे कहते हैं द टूरिज्म इकोसिस्टम। देखिए कैसे। सरकारी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उनके रहने घूमने का इंतजाम करती है, होटल्स और गिफ्ट शॉप्स का बिजनेस चलता है, लोकल गाइड्स को काम मिलता है, और दूर दराज के इलाकों में लोकल लोग टूरिस्ट्स की मदद करके पैसे कमाते हैं। एक टूरिस्ट अनेक नौकरियां। ओके, अब हम आ गए हैं फाइनल मेन टॉपिक पर। सेक्शन 5, द नेशंस ट्रेड। हमने खेत में फसल उगा ली, फैक्ट्री में सामान बना लिया, अब उस सामान को लोगों तक पहुंचाना भी तो है। यही काम करता है व्यापार यानी ट्रेड। ये हमारी इकोनॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम है जो सामान को देश के कोने कोने तक और दुनिया तक ले जाता है। ट्रेड दो तरह का होता है। पहला, विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड। इसमें दो चीजें हैं, आयात यानी इंपोर्ट, मतलब बाहर से सामान मंगवाना। आज़ादी के बाद हमें देश बनाने के लिए मशीन्स, आयरन, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स इंपोर्ट करनी पड़ी। दूसरा है निर्यात यानी एक्सपोर्ट, मतलब अपना सामान बाहर बेचना। एक्सपोर्ट क्यों जरूरी था? ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स कमा सकें और उसी से इंपोर्ट का बिल चुका सकें। हम बेचते थे टी, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन, लेदर जैसी चीजें। अब आते हैं इंटरनल ट्रेड पर, यानी देश के अंदर का व्यापार। ये देश की आर्टरीज यानी नसों की तरह है। इन्हीं रास्तों यानी रेलवेज, रोड्स, वाटरवेज से सामान एक शहर से दूसरे शहर जाता है। और इस सिस्टम के हार्ट हैं हमारे पोर्ट्स जैसे मुंबई, कलकत्ता, कोची और चेन्नई, जहां से सामान देश के अंदर आता है और बाहर जाता है। तो देश के अंदर ट्रेड होता किस चीज का है? उन्हीं चीजों का जिनके बारे में हमने पढ़ा। कोल माइंस से निकलकर पावर प्लांट्स तक जाता है, कॉटन खेत से निकलकर टेक्सटाइल मिल्स तक। पंजाब का गेहूं पूरे देश में जाता है, जमशेदपुर का स्टील हर शहर में कंस्ट्रक्शन के लिए जाता है, गुजरात का नमक हर घर तक पहुंचता है। यही इंटरनल ट्रेड देश को जोड़ता है। तो बच्चों, हमने खेती, उद्योग और व्यापार तीनों की कहानी देख ली, पर इन सबका मतलब क्या है? द सो व्हाट क्वेश्चन। इन सबका एक ही मकसद है, देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और उनकी जिंदगी बेहतर होती है, और इससे पूरे देश की तरक्की होती है। चलिए 1 मिनट में पूरे चैप्टर का पार रिकैप करते हैं। एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स, इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द 4th 5-year plan gave a push to the country's essential industries. Natural resources, minerals or forests are the fuel for industries. Other industries, fisheries or tourism are India's unique job creators. Trade, ये इकोनॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इन सब का ओवरऑल गोल
आपकी और मेरी, हम सबकी जिंदगी बेहतर बनाना और देश को आगे ले जाना। आई होप सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। दो स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिएगा, एक देश की तरक्की का रिपोर्ट कार्ड उसके किसानों के पसीने और उसके उद्योगों की ताकत से लिखा जाता है। ये सिर्फ एक हिस्ट्री चैप्टर नहीं है, ये हमारे देश के आगे बढ़ने की, आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। आई होप आप इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। कीप स्टडिंग हार्ड। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.